वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, पद परिचय के अगले भाग में स्वागत है। पद परिचय का मतलब है वाक्य में दिए गए शब्द की जानकारी होना। तो वो जानकारी होगी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विकारी है। विकारी कौन सा शब्द है, उसका लिंग, वचन। तो ये जानकारी कहीं भी किसी भी रूप में काम आ जाती है। तो एग्जाम में भले वो रीट का है, भले कोई एग्जाम है, तो उसमें वो शब्द दे देता है और पूछता है कि इसका परिचय करें, या वो शब्द के बारे में पूछ लेता है यह क्या है, विकारी है, विकारी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण उनमें से क्या है, या वाक्य में रेखांकित करके पूछ लेता है। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो थोड़ा सा गौर करें। यहाँ संज्ञा शब्द कौन सा है, सीधा ही पूछे 4 शब्द दे करके। तो यहाँ अनुभवी, अवश्य, ऐच्छिक, कुलीन, इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है। तो संज्ञा इतने से पर्याप्त नहीं होता। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। उस तीसरी चौथी की रिटिराटी परिभाषा से काम नहीं चलता। यहाँ थोड़ा डीपली समझना पड़ता है। इसलिए मैं प्रस्तावना में कुछ ज़्यादा समझाता हूँ। कई बच्चे कमेंट करते हैं कि आप सीधा ही बता दिया करें। अरे तो सीधा क्या बताऊँ, अब सीधा बता दूँगा। चलो ये बता दिया मैंने। तो अवश्य जो है वो संज्ञा शब्द है। लो बता दिया सीधा। अब क्या ज्ञान में वृद्धि हुई। तो देखिए यहाँ संज्ञा शब्द हमें छांटना है। तो इसमें से देखो अनुभवी जो शब्द है, तो अनुभवी आदमी, अनुभवी लोग, अनुभवी व्यक्ति, इसके आगे कोई शब्द आ सकता है ना। अनुभवी लोग, तो कोई शब्द आ सकता है, कोई संज्ञा पद, कोई संज्ञा शब्द। तो फिर अनुभवी क्या है, विशेषण का काम करेगा। तो ये तो विशेषण है। विशेषण की सीधी सी परिभाषा है, वो किसी चीज़ की विशेषता बताता है। चीज़ का नाम होता है, नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा से पहले आता है और संज्ञा के बारे में विधान करता है। तो अनुभवी लोग, आगे कोई शब्द आ रहा है ना, तो अनुभवी विशेषण शब्द है, हमें संज्ञा छांटना है। अब एक बार इसको छोड़े, ऐच्छिक देखें। ऐच्छिक विषय कि तुम्हारे बीए में ऐच्छिक विषय क्या थे, ऐच्छिक विषय है ना। एक होता है अनिवार्य विषय जो लेने ही पड़ते हैं, और एक होता है ऐच्छिक विषय। तो विषय आगे आ गया ना, तो आगे आ गया विषय, तो ऐच्छिक क्या बन गया, विशेषण। तो ये फिर विशेषण है, हमें तो संज्ञा छांटना है ना। कुलीन का मतलब होता है अच्छे घराने की, ऊंचे घराने की, ऊंचे खानदान की, या ऊंचे खानदान का। तो कुलीन औरत, तो अच्छे खानदान की औरत। तो यहाँ कुलीन औरत, तो औरत संज्ञा शब्द आ गया ना, तो कुलीन विशेषण है। तो ये भी विशेषण है। 3 विशेषण है, तो चौथा अपने आप ही संज्ञा बच गया, सोचने की बात ही नहीं है ना। और अवश्य जो है वो संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। हालांकि मैंने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण बहुत अच्छी तरह से समझाया है, लेकिन वो मेरा शुरुआती दौर था जब मैंने चैनल बनाया ही था। तो अब वो मैं खुद भी अपने पुराने वीडियो देखता हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है, अटपटा सा लगता है, कुछ झिझक थी और मैं खुद ही उससे संतुष्ट नहीं हूँ। तो मैं कल फिर से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण बनाने वाला हूँ एक वीडियो, जिसमें चारों एक साथ लूँगा। ठीक है, तो आप कल का वीडियो ज़रूर देखें। इसके लिए आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो कल संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इनको एक साथ बताऊंगा। संज्ञा शब्द है चालाक। अब यहीं से पता लग रहा है, चालाक औरत, चालाक बच्चा, चालाक लोमड़ी, है ना। तो आगे कोई चीज़ आ रही है, संज्ञा शब्द आ रहा है, तो ये विशेषण है। हमें तो संज्ञा छांटना है, ये तो नहीं है। ठीक है, जवान औरत, जवान बच्चा, ठीक है, तो ये भी विशेषण है। वैधव्य, एक बार पता नहीं चल रहा क्या है ना, छोड़ो इसको, आगे देखो। शैक्षणिक गतिविधियाँ, शिक्षा संबंधी। तो शिक्षा संबंधी कोई चीज़ आएगी ना, आगे कोई चीज़ आएगी तो शैक्षणिक विशेषण हो गया अपने आप ही, ये भी विशेषण हो गया। तो ये एक ही बच गया, ये संज्ञा शब्द है। वैधव्य बोलते हैं विधवापन को। आगे देखो, थोड़े और भागो, तो इसमें और को रेखांकित कर दिया और पूछा है कि रेखांकित शब्द क्या है। तो 4 ऑप्शन देखिए। योजक शब्द है, तो कई तो यही सोचेंगे कि हाँ दोनों के बीच में आ रहा है, योजक शब्द होगा। दूसरे है संबंध बोधक, अब इनकी जानकारी नहीं है तो कभी ये लगेगा कभी ये लगेगा। क्रिया विशेषण। और अगला है अनिश्चय संख्यावाचक सर्वनाम। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सर्वनाम तो फिक्स ही होते हैं 11, यह वह मैं तुम कौन क्या कोई कुछ जो सो स्वयं। तो सर्वनाम का तो मतलब ही नहीं है, तो ये ऑप्शन पहले ही कम कर दो।
और योजक शब्द या तो दो उपवाक्यों के बीच में आएगा। राम क्रिकेट खेलता है और पंकज हॉकी खेलता है, तो दो उपवाक्यों के बीच में आएगा। या आएगा सामासिक शब्द के साथ द्वंद्व समास में, माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, तो वहाँ आएगा। तो यहाँ तो वो दोनों शर्तें लागू नहीं है, तो योजक शब्द तो फालतू में इसने भ्रमित करने के लिए डाला ऑप्शन, इसको भी कम कर दीजिए। अब दो ही बच गया हमारे पास, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण। तो संबंध बोधक कौन से होते हैं? जो किसी एक वाक्य में संज्ञा पद का दूसरे पद से संबंध दिखाया जाता है। जैसे बताया था मैंने, यहाँ तक ठीक है, आगे संभल कर चलना, तो यहाँ तक ठीक है, जो तक शब्द आया ना वो संबंध बोधक है। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, तो ये क्रिया विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये भागना क्रिया है, ठीक है, और इसी के बारे में और भागो, यानी थोड़ा ज़्यादा भागो, तो भागने के संबंध में ही है, भागना क्रिया है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। पद परिचय में ये देखा जाता है कि वो शब्द किस रूप में है, किस अर्थ में है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ और भले ही ये अविकारी शब्द है और योजक शब्द है, लेकिन यहाँ वो अविकारी का ही दूसरा रूप जो है उसमें आया है, क्रिया विशेषण के रूप में आया है। वैसे तो ये समुच्चय बोधक है, दो उपवाक्यों के बीच में आता है समुच्चय बोधक। अगर आपकी इसमें भी दिक्कत आ रही है विकारी और अविकारी में, तो पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अगर मौका मिला तो फिर से दूसरी बार और बना दूंगा, 2-1 दिन ठहर कर। कल तो मैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण इन चारों को एक साथ बनाने वाला हूँ, तो वो ज़रूर देखें। तो यहाँ ये क्रिया विशेषण है, क्रिया से पहले आ गया और क्रिया के संबंध में है और भागो, यानी थोड़ा और भागो, तेज भागो या ज़्यादा भागो। अब देखें चौथा प्रश्न, किस वाक्य में और शब्द सर्वनाम के रूप में आया है? सर्वनाम के रूप में और भी सर्वनाम होता है? नहीं होता, लेकिन ये सर्वनाम के रूप में कभी कभी काम कर जाता है। तो इन वाक्यों में देखिए आप, मुझे कुछ और मिठाई चाहिए। दूसरा वाक्य देखें, थोड़ा और सोचो, जैसा कि मैं सोचता हूँ यह राम ने होकर कोई और है। तो एक ये और आ गया, एक ये और आ गया, एक ये और आ गया और एक ये और आ गया। राम और रावण में युद्ध हुआ, तो चारों वाक्यों में और आया है। अब आप खुद सोच कर देखें कौन से में सर्वनाम आया है। हमें केवल सर्वनाम वालों को छांटना नहीं है, वो आप छांटिए। मुझे तो दूसरों में भी बताना है कि वो सर्वनाम दूसरों में नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यहाँ प्रत्येक के बारे में देखें, मुझे कुछ और मिठाई चाहिए, कुछ और मिठाई, तो मिठाई से पहले आया है, तो ये विशेषण के रूप में है, कुछ और मिठाई। ब में देखो, थोड़ा और सोचो, तो सोचना क्रिया है और ये क्रिया के बारे में आ रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया के संबंध में विधान कर रहा है, तो ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण। तो ये भी नहीं है सर्वनाम, ठीक है। एक ये ब कम हो गया, एक ये ए कम हो गया। अब से और दे दोनों में देखो, से में है जैसा कि मैं सोचता हूँ यह राम ने होकर कोई और है, तो कोई और है ये सर्वनाम के रूप में है। यही पकड़ में आ गई बात। राम ने होकर कोई और है, तो और का मतलब किसी दूसरे नाम के स्थान पर आया नहीं है, तो दूसरे नाम के स्थान पर आया है। जैसे मैं कहूँ राम ने होकर सुरेश है, राम ने होकर पंकज है, तो राम ने होकर कोई और है, तो ये संज्ञा की ओर संकेतित करता है, इसलिए सर्वनाम के रूप में आया है। अब इसमें तो वही बात आ गई, योजक शब्द है ये तो, राम और रावण, राम रावण युद्ध हुआ, तो राम रावण के बीच में योजक चिन्ह आता है, तो योजक चिन्ह को हटाकर योजक शब्द लगा सकते हैं। माता पिता, तो माता और पिता के बीच में लगा देते हैं, ये योजक शब्द है। हमें तो सर्वनाम चाहिए था और वो से में है, जैसा कि मैं सोचता हूँ यह राम ने होकर कोई और है। अगर मैं कहूँ राम ने होकर सुरेश है, तो ये सुरेश की जगह तो आया ना, कोई और है, तो ये सर्वनाम के रूप में आया है। समझ रहे हो आप? किस वाक्य में भला शब्द विशेषण के रूप में आया है? भला शब्द। अब इन चारों में भला शब्द है, आप भला तो जग भला, आप जैसा भला कोई नहीं है, भला तुम किसी काम के हो,
ये विस्मय बोधक है। भला तुम किसी काम के हो, मतलब कोई काम के नहीं हो। आप भले पधारे, मतलब अच्छा हुआ आप आ गए, भले समय पर आए हो, उचित समय पर आए हो, अच्छा किया जो आप आ गए। पहले यहीं छांटने की कोशिश करते हैं चारों में, फिर इस ऑप्शन पर बात करूंगा मैं। आप भला तो जग भला, यही है विशेषण के रूप में। आप भला तो विशेषता बता रहे, जग भला तो विशेषता बता रहे, तो भला शब्द यहीं आ गया अपना उत्तर। लेकिन अपने को उत्तर थोड़ी बताना है, अपने को तो समझना है। दूसरा देखते हैं, आप जैसा भला कोई नहीं है, ये भला संज्ञा के रूप में है। आप जैसा, ये तुलना कर रहा है ना, तो तुलना करते हैं तो किसी चीज़ की करते हैं ना, और चीज़ कोई, और चीज़ का ही नाम होता है, नाम को संज्ञा कहते हैं, तो ये संज्ञा के रूप में आया है। इसी शब्द की तुलना की जा रही है इससे। आप जैसा भला, तो किसी चीज़ की तुलना करते हैं तो वो चीज़ संज्ञा के रूप में होती है, ठीक है। तो ये भला संज्ञा है, समझ में आई क्या बात है। अब यहाँ देखें, भला तुम किसी काम के हो, यहीं से पता लग रहा है कि ये भला जो है वो विस्मय बोधक शब्द है, अविकारी विस्मय बोधक। इसको और देखें, आप भले पधारे, तो पधारना जो है वो क्रिया है, और इससे पहले आया है तो ये क्रिया विशेषण है, ये भी अविकारी है, क्रिया विशेषण। अब हमारा उत्तर तो मिल गया, ए में ये विशेषण, ठीक है। लेकिन ये जो ऑप्शन है, इनमें एक कम करके और ये यहाँ डाल सकता है ए और बे के बाद, वो लिखता है ए और बे दोनों, तो ये भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं। और इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं तो पेपर देने वाला विद्यार्थी भ्रमित हो जाता है, और वो ए और बे दोनों में से सोचता ज़रूर है। तो मैं कहता हूँ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, आपके पहले फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे, आपके मूल चीज़ आपके दिमाग में नहीं होगी, तो फिर आप ऑप्शन जितने ज़्यादा देखोगे, जितनी बार देखोगे, जितनी बार सोचोगे ना, तो वहाँ कन्फ्यूजिंग होती है एग्ज़ाम समय में। एग्ज़ाम का जो समय होता है वो वैसे भी वो 3 घंटे अहम होते हैं, उनमें अपना कैरियर बनने वाला होता है। तो वहाँ जितना सोचोगे ना, तो मन करेगा ये कर दूं, कहीं गलत ना हो जाए, ये 1% मुझे मरा न दे, पता नहीं क्या क्या वो बातें फीलिंग होती है उसमें। और वहाँ ज़्यादा सोचते हैं तो ज़्यादा भ्रमित होते हैं। तो ज्ञान पर विश्वास रखें, ज़्यादा सोचकर भ्रमित न हो। तो इन चीज़ों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम समझ गए यहीं। आप भला तो जग भला, आप जैसा भला, तो दोनों में विशेषण लग रहा है तो वो ए और बे दोनों डाल देगा, तो हम भ्रमित हो जाएंगे। लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप सोचो कि आप जैसा तुलना कर रहे हैं, तो कोई चीज़ की तुलना होती है, तो चीज़ का मतलब नाम, मतलब संज्ञा के रूप में है ये, यही सोच लो आप। और फिर जग भला यहाँ विशेषण है, समझ गए आप। 1-2 प्रश्न और देखें। ये वाक्य देखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ। मतलब 3 में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा, 1 में नहीं होगा, वो छांटना है। कई बार ये नहीं वगैरह ना दिमाग से निकल जाता है पेपर में, और फिर कहते अरे नहीं था क्या, मैं तो जो संज्ञा थी वो छांट के आ गया। तो ये झिझक पता नहीं क्यों हो जाती है, तो सावधानी से पेपर करना चाहिए। तो यहाँ हमें देखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ। मतलब 3 में हुआ होगा, 1 में नहीं हुआ होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ देखें, मोहन इस अखाड़े का भीम है, भीम नाम है और नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। लेकिन एक बात सुनिए, जब वो नाम खुद उसके लिए नहीं आए, उस तरह के, मतलब एक तरह से उस तरह की जाति है ना, तो उसके अर्थ में आए, तो वो नाम भी कई बार जातिवाचक बन जाता है। तो मोहन इस अखाड़े का भीम है, यानी भीम जैसा है, यानी भीम जैसे लोग है ना, यानी शक्तिशाली महाकाय। तो ये यहाँ जातिवाचक बन गया। था भीम व्यक्तिवाचक है, लेकिन इस वाक्य में जातिवाचक बन चुका है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। अब गांधी जी ने, गांधी जी होता है ना, वो जातिवाचक होता है, लेकिन यहाँ ये व्यक्तिवाचक बन गया। दोनों में उल्टा हुआ है, ये व्यक्तिवाचक है जातिवाचक बन गया, ये जातिवाचक है व्यक्तिवाचक बन गया। क्योंकि यहाँ देखो, गांधी जी ने असहयोग चलाया, तो गांधी जी का नाम सीधे लेते ही महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी की ओर चला जाता है इशारा। तो ये गांधी जी सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी को संकेत करता है, तो ये व्यक्तिवाचक बन गया।
अब देखो यहाँ बाद में महात्मा गांधी को अपना ये आंदोलन रोक देना पड़ा। यहाँ हंसपद चिन्ह का प्रयोग देखें। तो यहाँ महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक ही आ गया। हम इस वर्ष पुरी की यात्रा करेंगे, तो पुरी जातिवाचक है। जगन्नाथपुरी, जनकपुरी, तो ये जातिवाचक है। पुरी कोई भी हो सकती है, नगर को कहते हैं। लेकिन यहाँ जगन्नाथपुरी का स्पेशल संकेत है, तो हम इस वर्ष पुरी की यात्रा करेंगे, तो ये व्यक्तिवाचक बन चुका है। तो ये व्यक्तिवाचक बन चुका है, ये व्यक्तिवाचक है ही, और ये व्यक्तिवाचक बन चुका है, ये एक जातिवाचक है। तो इसका सही उत्तर है ए। इस पर दोबारा सोच लें, गौर कर लें एक बार। अब ये 3 वाक्य देखें। क्या मनुष्य निरा पशु है? तुम क्या चाहते हो? कहने वाले को क्या कहे कोई? तो तीनों में क्या क्या आया है? तो इनमें देखो क्या किस अर्थ में है। सबसे पहले इसी को देखो, कहने वाले को क्या कहे कोई। तो यहाँ क्या किस रूप में आया ये सोचें। कहने वाले को मतलब ये किसी नाम की और संज्ञा की ओर संकेत करता है, तो ये सर्वनाम है। यानी यहाँ कोई नाम अपेक्षित है, तो ये सर्वनाम का काम कर रहा है, नाम की जगह। अब इसका पद परिचय और करें तो कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। और पुरुष की बात करें तो ये है अन्य पुरुष में है। अन्य पुरुष, पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो ये अन्य पुरुष में है। लिंग की बात करें तो ये पुल्लिंग है, और वचन की बात करें तो एक वचन है। और कारक की बात करें तो इसमें कारक है कर्म कारक। तो कहे जो क्रिया है वो द्विकर्मक है, यहाँ द्विकर्मक, ठीक है। एक तो कहने वाले को, एक तो ये कर्म के रूप में है, और क्या कहे तो एक ये कर्म के रूप में। तो इसको कर्मकार की पूर्ति भी कह सकते हैं, ठीक है ना। कर्मकार की पूर्ति भी कह सकते हैं। यहाँ संज्ञा क्या है? लुप्त है, लोप है संज्ञा का, तो ये सर्वनाम का काम कर रहा है। इसमें तुम क्या चाहते हो, ये सीधा ही प्रश्नवाचक सर्वनाम है, एक वचन है। पुल्लिंग है। कर्म कारक है। अब ये देखो, क्या मनुष्य निरा पशु है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन ये किस रूप में आया है? 2 चीज़ें देखी जाती है, वो शब्द का अर्थ क्या है और वो किस रूप में आया है। ये विस्मयबोधक चिन्ह है। तो यहाँ ये क्या मनुष्य से पहले जरूर आया है, तो कुछ अविकारी जो है वो प्रश्न के रूप में पहले आ जाते हैं। ये क्रिया विशेषण के रूप में आया है से पहले अपना अर्थ दिखा रहा है क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्या मनुष्य निरा पशु है?